सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका इस रिवीजन सेशन में, जहां सर हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है अजर्शंस। अब सर अजर्शंस का क्या मतलब होता है? अजर्शन बना है एक वर्ड से जिसका नाम है अजर्ट। अजर्ट मतलब कुछ कहना। अब एक ध्यान से बात समझना, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हो, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हो उसमें तीन चीजें आती हैं सर। क्या? बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स, तो जितने भी बैलेंस शीट आइटम है, जितने भी पीएनएल आइटम है, जितने भी नोट्स टू अकाउंट्स के आइटम है, ये सब कुछ कहते हैं। ये सब कुछ ना कुछ कहते हैं, उन्हीं को असर्शंस कहते हैं। तो ये कहते हैं दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट। ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशंस है, जो कि एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्लिसिट का मतलब है कहीं ना कहीं रिटर्न है स्पेसिफिकली, या इंप्लाइड है यानी आपको खुद समझनी पड़ेगी। सो रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और इंप्लाइड, और ये कहाँ छुपी हुई हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। इंक्लूडेड बोल दो या एम्बॉडीड बोल दो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इनको ना ऑडिटर यूज करेगा। इनको ऑडिटर यूज करेगा गलतियां पकड़ने के लिए, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। आप ऐसा भी कह सकते हो कि इनको ऑडिटर यूज करेगा ये देखने के लिए कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बने या नहीं। अब सवाल आता है सर कैसे यूज करेगा? सवाल आता है कैसे यूज करेगा, तो बड़ा सिंपल है। जैसी अजर्शन होगी ना वैसा एविडेंस चाहिए। जैसी अजर्शन है वैसा एविडेंस चाहिए, और एविडेंस से पता चलेगा कि गलती है या नहीं। तो जो अजर्शन होगी उसके बेसिस पे अपन प्रोसीजर करेंगे, उसी के हिसाब से अपन एविडेंस लेंगे, और जैसा एविडेंस मिलेगा उससे पता चल जाएगा कि देयर इज अ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। सपोज मान लो मैं डेटर्स की टेस्टिंग कर रहा हूं। मेरे कुछ डेटर्स हैं 1 लाख रुपए के 31 मार्च 2024 को फोकस करना। और सर ये कितने डेटर्स हैं? टोटल 5 डेटर है। अब ये कहता है कि जब भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटर दिखेगा ना, तो इसकी 4 असर्शंस हैं सर। क्या? ERCV। ERCV का मतलब है एग्जिस्टेंस, राइट, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जो ये डेटर दिखा रही है 1 लाख रुपए के, इससे क्या कहना चाहती है? 4 बातें कहना चाहती है, 4 बातें रिप्रेजेंट कर रही है कि ये डेटर एग्जिस्ट करते हैं, इन डेटर्स पे हमारी राइट है, हम इनसे पैसा ले सकते हैं, ये डेटर्स कंप्लीट है, हमने कोई डेटर छोड़ा नहीं है, एंड लास्ट पॉइंट इज इन डेटर्स की वैल्यू भी ठीक है। तो एग्जिस्टेंस में कोई बात बताओ, अपन कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर मुझे चेक करना है ये डेटर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? सर आप इससे कंफर्मेशन ले लो। आप इससे कहीं ना कहीं कंफर्मेशन ले लो कि भाई तू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो यू कैन सेंड अ कंफर्मेशन टू द डेटर एंड कंफर्म हिज एग्जिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट इज राइट। कैसे पता चलेगा कंपनी के पास राइट है पैसा लेने की? सर सिंपल है, आपने माल दिया है, आपके पास राइट है पैसा लेने की। तो कैसे पता चलेगा माल दिया है? सर आप इनके सेल्स डॉक्यूमेंट चेक कर लो। तो अगर मैं सेल्स इनवॉइस चेक करता हूं, डिलीवरी और शिपमेंट के डॉक्यूमेंट चेक करता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा वैलिड सेल है। और अगर वैलिड सेल है तो कंपनी की पूरी राइट है इससे पैसा रिकवर करने की। ठीक है सर। अब मुझे अगर कंप्लीटनेस देखनी है, तो कंप्लीटनेस का मतलब है क्या इन्होंने सारे डेटर्स रिकॉर्ड कर दिए, कहीं इनसे कोई डेटर छूट तो नहीं गया। मुझे कहीं ना कहीं डर है इन 5 के अलावा कोई छठा डेटर तो नहीं है। सर अब ये छठा डेटर कैसे मिलेगा? सवाल ये है छठा डेटर कैसे मिलेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के। आपको ये देखना है कि अगर 31 मार्च को कोई छठा डेटर रहेगा या कोई और डेटर्स रहेंगे, डेटर इज अ करंट एसेट, तो जनरली ये जो अपना पैसा है ये 2-3 महीने में दे देगा आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो आप इनके बैंक स्टेटमेंट्स चेक कर लो। जो इनके सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट है वहां पे आपको रिसीट्स दिख जाएगी, वहां हो सकता है कोई डेटर मिल जाए। तो ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट लेने अप्रैल, मई और जून 24 के, जो भी नेक्स्ट 3-4 मंथ है उनके बैंक स्टेटमेंट ले लो, तो आपको हो सकता है कोई ऐसा डेटर मिल जाए जो इनसे रिकॉर्ड करना रह गया। एंड लास्ट में आता है वैल्यूएशन। मुझे बताओ डेटर की वैल्यूएशन कैसे होती है? बड़ा सिंपल होता है। एक तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाती है, वो तो बड़ा सिंपल है, इनवॉइस से उठा के आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिख दी। बट मेन चीज जो वैल्यूएशन में होती है वो होती है प्रोविजन। कि कहीं ना कहीं डेटर में से हमें प्रोविजन माइनस करना होता है, तभी इसकी सही वैल्यू आती है। अब सवाल अगेन आता है वैल्यूएशन कैसे चेक करें? हम सर इसकी वैल्यूएशन कैसे चेक करें, हम इसका प्रोविजन कैसे चेक करें? तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है। हर डेटर की एजिंग बनती है, हर कंपनी डेटर की एजिंग बना के चलती है, उस एजिंग के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये रिलायंस के डेटर्स की बात करूं तो कोई डेटर ड्यू ही नहीं है, कोई लेस देन 6 मंथ्स ड्यू है, कोई 6 मंथ्स टू 1 ईयर, कोई 1 to 2 ईयर, कोई 2 to 3 ईयर, कोई मोर देन 3 ईयर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, जितना पुराना डेटर उतना ज्यादा प्रोविजन, उतने चांसेस है कि उससे पैसा नहीं मिलेगा, तो उतना प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे एजिंग बढ़ती जा रही है हमने परसेंटेज ऑफ प्रोविजन भी बढ़ा दिया। तो अगर आप इस प्रोविजंस की टेस्टिंग कर लेते हो, आप इस एजिंग एनालिसिस की टेस्टिंग कर लेते हो, तो आपको वैल्यूएशन पे कंफर्ट आ जाएगा, आपको डेटर की वैल्यूएशन पे कंफर्ट आ जाएगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बताने का एक ही तर्क था कि हम अजर्शंस वाला टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर हमको अजर्शंस पता होंगी तभी हम अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करके एविडेंस ले पाएंगे। बात समझ आती है? आती है सर। तो फटाफट आ जाओ, आपको अजर्शंस रिवाइज करा देता हूं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस शीट आइटम्स की। बैलेंस शीट आइटम्स को हम प्यार से बोलते हैं अकाउंट बैलेंस। इसकी 4 असर्शंस है ERCV। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ,
ERCV, ERCV का मतलब है एग्जिस्टेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। तो हम बात कर रहे थे सर किसकी, इन चार असर्शंस की, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। तो अगर मैं एग्जिस्टेंस की बात करता हूं तो सिंपल सी बात है भाई, जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स आ रहे हैं, लायबिलिटीज आ रही है, इक्विटी आ रही है, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, ये फिक्टिशियस नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एंटिटी बैलेंस शीट में एक बिल्डिंग दिखा रही है और एक्चुअल में बिल्डिंग है ही नहीं। मैं एक्चुअल में वहां पे गया, खाली जमीन थी, बिल्डिंग थी ही नहीं। तो आप ये मान के चलते हो कि भाई ये बिल्डिंग है, जो भी लायबिलिटीज है, इक्विटी है, ये सब एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, फिक्टिशियस नहीं है। ठीक है सर। सेकेंड पॉइंट बात करता है आपकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की। ये कहता है जो भी एसेट्स है ये कंपनी की राइट है, राइट टू रिकवर द मनी। जो लायबिलिटीज है वो कंपनी की ऑब्लिगेशन है, ये पे ऑफ करनी है। फिर आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है हमने सब रिकॉर्ड कर रखा है, ऑल द एसेट्स, ऑल द लायबिलिटीज, ऑल द इक्विटीज हैव बीन रिकॉर्डेड, कोई भी छोड़ा नहीं है। एंड आखिरी में आता है वैल्यूएशन, दे हैव बीन रिकॉर्डेड एट द करेक्ट वैल्यू। डील डन, डन सर। फिर आते हैं पीएनएल आइटम, जिनको हम प्यार से बोलते हैं क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन की 5 असर्शंस हैं, OCACC, साथ साथ बोलो मेरे साथ, बड़ा मजा आएगा। OCACC, OCACC का मतलब है अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ। अकरेंस का मतलब है कि जो ट्रांजेक्शन है ना, एक तो वो अकर हुई है ड्यूरिंग द ईयर, वो कहीं ना कहीं अकर हुई है। सेकेंड थिंग इज वो एंटिटी की ही ट्रांजेक्शन है। तो अगर कोई खर्चा पीएनएल में बुक्ड है, अगर कोई इनकम पीएनएल में बुक्ड है, इसका मतलब वो खर्चा हुआ है, वो फिक्टिशियस खर्चा नहीं है, वो फिक्टिशियस इनकम नहीं है। प्लस जो खर्चा और इनकम है ये एंटिटी का खर्चा है, एंटिटी की इनकम है। तो दो दो चीजें कवर्ड होंगी, हुआ भी है वो, प्लस वो एंटिटी का खर्चा या एंटिटी की इनकम है। ठीक है सर। सी का मतलब क्या है, कंप्लीटनेस, यानी आपने सारे ट्रांजेक्शंस को बुक कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बुक कर रखा है और वहां पे एक असर्शन है कि मैंने सारे इंप्लॉयज को कवर किया, ऑल द इंप्लॉयज हैव कवर्ड, तो कंप्लीटनेस कवर हो रहा है। ठीक है सर। फिर आता है ए फॉर एक्यूरेसी, यानी जो आपने खर्चा या इनकम बुक करी है वो सही अमाउंट पे करी है, वो आपने सही अमाउंट पे करी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रेवेन्यू बुक किया है तो मैंने उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके सही अमाउंट बुक करी है। अगर मैंने कोई इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बुक किया, उसमें जो भी टीडीएस की एडजस्टमेंट वगैरह रहती है, अगर वो करके मैंने सही अमाउंट बुक करी है, तो मैं एक्यूरेसी की बात करता हूं। कई बार ये लोग एक्यूरेसी बोलते, कभी मेजरमेंट बोलते, दोनों एक ही चीज के सेम नाम है। ठीक है सर, दोनों एक ही चीज के अलग अलग नाम है। फिर आता है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब तो बड़ा सिंपल था सर, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जो इस फाइनेंशियल ईयर को रिलेट करेगी ना ट्रांजैक्शन, वो ही इसी में इंक्लूड होगी, बाकी सारी चीजों को अपन कट ऑफ कर देंगे। सारे बच्चे करो मेरे साथ, जो इस ईयर की ट्रांजैक्शन होगी, जो इसको रिलेट करती है, अक्रूवल बेसिस क्या कहते हैं, जो जिस ईयर की ट्रांजैक्शन है उसी में रिकॉर्ड करो। तो जो भी इनकम्स और एक्सपेंसेस इस ईयर को पर्टेन करते हैं वही इंक्लूड होंगे, बाकी सबको क्या कर दिया, कट ऑफ। एंड लास्ट में आएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहती है प्रॉपर अकाउंट्स में अपनी अमाउंट्स को क्लासिफाई करो। फॉर एग्जांपल अगर आपने वेजेस पे करी है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पीपी, तो वेजेस अकाउंट में नहीं आएगी, ये पीपी अकाउंट में जाएगी। तो आपने सही चीज को सही जगह क्लासिफाई करके आना है। एंड अगर मैं लास्ट में बात करूं तो अपन बात करते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की। सर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में कौन सी असर्शंस आती है, जो बैलेंस शीट और पीएनएल की असर्शन है ना, सारी असर्शन आ जाती है एक्सेप्ट 2। कौन सी 2 असर्शन है जो इसका पार्ट नहीं बनती, एक तो एग्जिस्टेंस। सर एग्जिस्टेंस क्यों नहीं बनती, एक बात बताओ, आप कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करते हो, हाँ सर करते हैं। क्या वो लायबिलिटी आज एग्जिस्ट करती है या आगे जाके एग्जिस्ट कर सकती है, सर आगे जाके एग्जिस्ट कर सकती है। तो आप एग्जिस्टेंस वाली असर्शन यहां नहीं लोगे। ठीक है सर। दूसरी आती है कट ऑफ। सर कट ऑफ क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज आपने एक AS4 पढ़ रखा है, आपने अकाउंट्स में एक AS4 पढ़ रखा है जो बात करता है इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक होते हैं एडजस्टिंग इवेंट, एक होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट का एक फेवरेट एग्जांपल है सारे अकाउंट्स के टीचर का, वो क्या है, फायर इन द फैक्ट्री रन रन रन। अगर बैलेंस शीट डेट के बाद एक फायर लग जाती है फैक्ट्री में, जिससे कंपनी को हैवी लॉस हो जाता है, तो वो डिस्क्लोज करना पड़ता है नोट्स में। अब एक बात बताओ, ये जो फायर है क्या ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर हुई है, उसके बाद हुई है, सर उसके बाद हुई है। तो अगर आप वो फायर डिस्क्लोज करो तो आपने तो कट ऑफ की बैंड बजा दी, आपने तो कट ऑफ की रिस्पेक्ट ही नहीं करी। तो ये कहते हैं कि कट ऑफ की जो असर्शन है वो भी नोट्स टू अकाउंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। पर एक बात बताना, जो शुभम सर ने आपको मास्टर क्वेश्चंस कराए, हाँ सर, सपोज अगर एंटिटी ये सब नोट्स टू अकाउंट्स या डिस्क्लोजर्स की बात करती है, तो हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा होता है सर, सीधा डिस्क्लोजर ही दे रखा होता है, वो डिस्क्लोजर के अंदर की असर्शंस में जाते ही नहीं। तो सपोज अगर एक एंटिटी ने क्या कर रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को बाइफरकेट कर रखा है, किसमें, सैलरी वेजेस में, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ में, ईसॉप में, तो आपने ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की कौन सी असर्शन रहेगी, आप सीधा सीधा डिस्क्लोजर करके आ जाओ। डील डन सर। इसके बाद मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी के लिए बस एक स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना कि जो भी खर्चे करेगी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी, उसके लिए 5 असर्शंस तो आएंगी, OCACC। इसके साथ एक असर्शन और अपन मान के चलते हैं कि जो भी गवर्नमेंट एंटिटी ने खर्चा किया ना, ये गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से किया है, प्लस दिस खर्चा इज ऑथोराइज्ड। ये गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से किया है, दिस खर्चा इज ऑथोराइज्ड। बस एक एक्स्ट्रा असर्शन आपने इसमें ध्यान रख के चलनी है।
फिर सर एक और कॉन्सेप्ट आया नेगेटिव असर्शन। ये तो बड़ा प्यारा असर्शन कॉन्सेप्ट था। अभी तक जब भी मैं बोलता हूं असर्शन, असर्शन का क्या मतलब होता है। अगर बैलेंस शीट की असर्शंस की बात करूं, ERCV एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन, अपन मानते हैं कि सारे एसेट्स कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, सारे एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं, सारे एसेट्स पे हमारी राइट है, सारे एसेट्स सही से वैल्यूड हैं, हम हमेशा बोलते हैं। बट अगर मैं बोलता हूं ना नहीं है, तो वो नेगेटिव असर्शन है। अगर मैं बोलता हूं नहीं है तो वो नेगेटिव असर्शन है। जैसे नॉर्मल असर्शन होती है, ये भी वैसे ही है, एक्सप्लिसिट और इंप्लाइड। तो अगर एंटिटी ने साफ साफ लिख रखा है देयर इज नो कंटिंजेंट लायबिलिटी, यानी कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, और ये लिख रखा है, तो दिस इज अ एक्सप्लिसिट असर्शन। बट अगर मैंने बैलेंस शीट देखी और मैंने बैलेंस शीट में देखा यार बिल्डिंग का तो आइटम ही नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में बिल्डिंग का आइटम ही नहीं आ रहा, तो सर ये क्या है, ये इंप्लाइड असर्शन है दैट देयर इज नो बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, बात समझ आती है सर। अब एक बच्चे ने बड़ा मस्त डाउट पूछा, सर एक बात बताओ, अगर बिल्डिंग नहीं है इसके लिए अपन क्या एविडेंस ले सकते हैं। इसके लिए एविडेंस नहीं लेना, इसके लिए आपको एविडेंस नहीं लेना कि बिल्डिंग है या नहीं है। सो इफ देयर इज नो बिल्डिंग, नो एविडेंस नीड टू बी टेकन। गॉट इट सर। तो यहाँ हमारा असर्शन वाला टॉपिक एकदम बढ़िया तरीके से कवर हो जाता है। आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।